हेलो 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 सर, आज YouTube का सर्वर सुबह से ही डाउन है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। बट अब ठीक हो गया है, तो अब शायद नहीं आए। आज YouTube के सर्वर में ही प्रॉब्लम चल रहा है सुबह से, तो इसके लिए सर हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। पहली बार ऐसा हुआ कि YouTube के सर्वर में प्रॉब्लम हो। कहते हैं सर, ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन नंबर 1 पे थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है। तो सर अगर हम बात करें तो ये हमारा एस ब्लॉक है, ये हमारा एस ब्लॉक है, यहां से यहां तक डी ब्लॉक है, और ये यहां से यहां तक पी ब्लॉक है। तो ये जो डी ब्लॉक है इसके कुछ गुण हैं। डी ब्लॉक के क्या क्या गुण हैं सर? तो डी ब्लॉक का जो गुण है, डी ब्लॉक को पहले तो संक्रमण तत्व कहते हैं। इसमें उत्प्रेरक उपस्थित है, आयरन निकेल इसी में उपस्थित है। इसके तत्व परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। ये वर्ग 2 से 13 के बीच में है, और 3 से लेकर 12 तक है। 3 से लेकर कितना तक है? 12 तक है। और सिक्का धातु भी इसी में है, CuAg और Au, CuAg और Au इसी में है। तो आप इस चारों पॉइंट्स को लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको आप आत्मसात करें, क्योंकि यहां से ये 4 क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग सर इसको लिख लिए होंगे कि डी ब्लॉक, इसको संक्रमण तत्व कहते हैं। चाहे डी ब्लॉक दे कि संक्रमण तत्व दे, दोनों एक के बाद। उत्प्रेरक उपस्थित है, क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि इसमें निकेल आयरन उपस्थित है। निकेल का उपयोग सर याद कीजिए, वनस्पति तेल को कृत्रिम घी में बदलने के लिए निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। हेबर विधि से अमोनिया का उत्पादन के लिए आयरन चूर्ण का उपयोग करते हैं। दोनों इसी में उपस्थित है, इसीलिए कहते हैं इसमें उत्प्रेरक उपस्थित है। इसके तत्व परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं, इसकी संयोजकता बदलते रहती है। यह वर्ग 2 और 13 के बीच में है, 3 से लेकर 12 तक, और सिक्का धातु इसी में है। और इसके सभी तत्व धातु हैं सर। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इसके सभी तत्व, जो पूछता है सर, इसके सभी तत्व धातु हैं। इसके सभी तत्व क्या हैं? धातु हैं। अब आ जाइए सर यहां, अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर हमारा हो जाएगा परिवर्तनशील संयोजकता। जब ये कह दिया संक्रमण तत्व हो जाएगा, और संक्रमण तत्व कह दीजिए या डी ब्लॉक कह दीजिए, एक के बात है। डी ब्लॉक कह दीजिए या संक्रमण तत्व कह दीजिए, आंसर हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन, परिवर्तनशील संयोजकता मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है संक्रमण तत्व, इसीलिए ये आंसर होगा। अधिकतर लड़का संयोजी इलेक्ट्रॉन मार देता है, यहां सर होगा संयोजकता को प्राप्त किया जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन से। एक लाइन लिख लीजिए सर, एक लाइन लिख लीजिएगा गुरुजी, कि संयोजकता को प्राप्त किया जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन से। संयोजकता प्राप्त करते संयोजी इलेक्ट्रॉन से, संयोजी इलेक्ट्रॉन से, संयोजकता प्राप्त करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, लिख लिए, संयोजकता प्राप्त करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन से। द नेक्स्ट, अगला की अगर हम बात करें सर, अगला क्वेश्चन है फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सर संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालिएगा? आपको कुछ नहीं करना है, 2 8 8 2 8 8 पर काम कीजिए सर, आपका काम हो जाएगा। फास्फोरस होता है 15, फास्फोरस होता है 15, इसको इसी टर्म में लिखिए, 2 8 10 7 15। ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस में संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां से सर फास्फोरस होता है 15। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? फास्फोरस में संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, व्हाट इज द आंसर? क्या हो जाएगा आंसर बताइए? 8 2 10 है, यहां 5 ना होगा रे, 8 2 10 5 15, बता कितना हो जाएगा? जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा ना, वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा या संयोजक इलेक्ट्रॉन होगा। तुम कहेगा नहीं समझे सर, आपको 20 तक प्रैक्टिस करना है, ज्यादा पर दिमाग नहीं लगाना है। जैसे आप याद रखिए 2 8 8, आप सोडियम ले लीजिए सर, सोडियम 11 होता है, 2 8 2 10 1 11, इसका मतलब संयोजक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहां पर अगर संयोजक इलेक्ट्रॉन हम कह दें या संयोजी इलेक्ट्रॉन हम कह दें, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर हम संयोजक इलेक्ट्रॉन कह देंगे तो जो बाह्यतम कक्षा में होगा वो 1 हो गया। मान लीजिए हीलियम ले लेते हैं, हीलियम का 2 होता है, तो यहां 2 हो गया, तो यही हो गया संयोजक इलेक्ट्रॉन यानी 2। कैल्शियम ले लेते हैं सर 20, ये हो जाएगा 2 8 8 2 10 8 18, जो बच गया एकरा में 2 20, तो एकरा में हो जाएगा 2, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में जो होगा। उसके बाद आ जाते हैं सर फास्फोरस ले लेते हैं। फास्फोरस की अगर हम बात करें, फास्फोरस होता है 15,
15 होगा तो कितना सजाएंगे, 2 8 10 5 15, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 5। तो आप इस तरह से किसी का भी निकाल सकते हैं। जल्दी से आंसर मार दीजिए सर, हो गया, जल्दी से लिख लीजिए सर, राइट इट डाउन। फास्फोरस हो गया 15, 2 8 5 हो गया। द नेक्स्ट, अब बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा, ए की बी किसी की डी, जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए सर, ए की बी किसी की डी, डी फॉर कुत्ता हो जाएगा, वेरी गुड। अगला में चलते हैं सर, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो सर यहां अनाधून लड़का जो है मार देता है, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। परमाणु मतलब हो गया चला आयरन, ये जो आपका है ना ये आयरन हो गया सर परमाणु, ये जो परमाणु हो गया आयरन, इससे प्राप्त ऊर्जा अगर कहेगा तब क्या मानेंगे, रेडियो सक्रिय तत्वों में कौन सी ऊर्जा होती है, दोनों अलग अलग है। अगर कहेगा तत्व के परमाणुओं में कौन सी ऊर्जा होती है, ये अलग क्वेश्चन, तुम कहेगा हाँ ये तो मारिए देंगे रासायनिक ऊर्जा, लेकिन सर इसमें तुम धोखा कहां खाओगे वो मैं बता देता हूं। अगर आपको कहे कि तत्व, ध्यान दीजिएगा सर, अगर आपको कहे तत्व के परमाणु में, हम कहेंगे रासायनिक ऊर्जा। अरे सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते, आपको पता नहीं चलेगा हमारा रिजल्ट हुआ काहे नहीं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तत्व के परमाणु में कहेगा तो रासायनिक ऊर्जा, तत्व के परमाणु में कहेगा तो रासायनिक ऊर्जा, और अगर 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 तत्व के परमाणु में कहेगा तो रासायनिक ऊर्जा, और अगर रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु में कहेगा, रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु में कहेगा, तो सर आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। तब आंसर हो जाएगा क्या, नाभिकीय ऊर्जा। देखो तत्व के परमाणु में रासायनिक ऊर्जा और रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु में हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। जल्दी से लिख लो सर, तत्व के परमाणु में रासायनिक ऊर्जा, रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु में नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए सर, तत्व के परमाणु में रासायनिक ऊर्जा, रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु में नाभिकीय ऊर्जा, राइट इट डाउन। दोनों अलग अलग है, पते नहीं चलता है बच्चा को मां कसम ये हो कैसे गया। तत्व के परमाणु में रासायनिक ऊर्जा, चला नाभिकीय ऊर्जा E बराबर mc² होता है, रेडियो सक्रिय तत्वों का परमाणु विखंडन होता है तब ना नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है इससे, इसलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए। हो गया सर, जितने भी आपके डाउट्स हैं लास्ट में हम सर रुकते हैं 5 मिनट, तब क्लियर कीजिएगा। अभी बच्चों को डिस्टरबेंस होता है बीच बीच में, अगर आप कमेंट्स करते हैं, हम लास्ट में 5 मिनट रुकते हैं उसी के लिए। अब बताइए सर, कहता है परमाणुओं से प्राप्त, परमाणु रेडियो सक्रिय तत्व की बात नहीं किया है, रेडियो सक्रिय तत्व की बात नहीं किया तो रासायनिक ऊर्जा होगा। अगर रेडियो सक्रिय तत्व की बात कर देता, अगर रेडियो सक्रिय तत्व की बात कर देता तब कहते चला रासायनिक ऊर्जा, अगर रेडियो सक्रिय तत्व की बात कर देता तब कहते क्या, रासायनिक ऊर्जा। उष्मा ऊर्जा जान ही रहो, आग लगेगा तब सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अल्फा बीटा गामा की भेदन क्षमता, इस सब जानता है सर। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, ये ध्यान लेना चला, घटते क्रम। आप तुमको अल्फा बीटा गामा की का मामला क्या है वो हम तुमको बताते हैं। इस सर क्वेश्चन हम इसलिए लाते हैं कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखो अल्फा बीटा और गामा का जब गुण पूछे ना तो खाली ध्यान क्या रखना, हम यही ध्यान रखते हैं कि भेदन क्षमता, भेदन क्षमता की अगर बात करेगा, सबसे ज्यादा गामा, उससे कम बीटा, उससे कम अल्फा। अब बाद बाकी चला कुछ भी पूछे ना, कुछ भी अल्फा बीटा गामा का, सबसे ज्यादा अल्फा, उससे कम बीटा और सबसे कम होगा गामा। जल्दी से लिख लो, आयनन विभव कहे, फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव कहे, फलना कहे, चिलना कहे, ढकेलना कहे, कुछो कहे, सबसे ज्यादा अल्फा, उससे कम बीटा, उससे कम गामा। और खाली भेदन क्षमता कहे, सबसे ज्यादा गामा, उससे कम बीटा, उससे कम अल्फा। जल्दी से लिख लो, राइट इट डाउन। चला भेदन क्षमता की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा गामा, उससे कम बीटा, उससे कम अल्फा। बाद बाकी कुछ भी पूछे, आयनन विभव, फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, फलना, चिलना, ढकेलना, कुछ पूछ देगा, सबसे ज्यादा अल्फा, उससे कम बीटा, उससे कम गामा। राइट इट डाउन। लव यू ऑल माय भाई। सब मेरा, मैं अकेले हूं भाई में,
कौन कौन मेरा भाई बनना चाहता है जल्दी से एक टाइप करो। कौन कौन मेरा भाई बनना चाहता है जल्दी से एक टाइप करो। तुम्ही लोग तो है चला जिसपे फैमिली भी हम सर भूल जाते हैं, क्या हो रहा है उधर नहीं हो रहा। पता चलता है फलना बात के झगड़ा हो गया, बोले होने दो। फलना जमीन पे विवाद हो गया, बोले होने दो। मां कसम कितना मथा के दर्द लेंगे। हम तो इसी में खुश हैं। जमीन रहे कि नहीं रहे की फर्क पड़ता है, खुशी ही ना चाहिए जो तू हमरा दे रहा है। वेरी गुड। इतने लोग मेरे भाई हैं ना, भाई का फर्ज भी होता है सर, तो याद रखिएगा, कभी याद करेंगे तो जरूर मिलिएगा। ऐसा नहीं पता चला हमको कोई पीटने लगा अब तुम लोग कहेगा पीटने तो मास्टर में पैसा लेवे किया था 99 टका था, ये काम नहीं करेगा। अगर तू मेरा भाई है तो कोई हमको मारेगा तो हमको बचाना, ठीक ना। बहुत जल्दी वैसे कोई ना कोई मारिए देगा हमको, ये बात फिक्स है। तो तुम लोग आवाज उठाना, मास्टर कह रहा था हमको, ये बात तुम जान लो, हम दो गो बात मेरे साथ होने वाला है, ये हमारा पता है। या तो कोनो चीज में हम फंस जाएंगे, ना तो हमारा कोई मार देगा। ये दो गुम से एगो काम होना है मेरे साथ। अब जे होगा से देखा जाएगा, जब तक जी रहे मां कसम शेर के जैसा जी लेते, ठीक ना। अब भाई बोला है तो बचाना हमको, मां कसम पता ही नहीं चलता है चला मामला की हो रहा है। कहते हैं आयनन विभव आयनिजेशन पोटेंशियल। आयनिजेशन पोटेंशियल देखो, ये सब नहीं पढ़ना, ये सब बड़ा भारी भारी वर्ड है, ये सब बड़ा चला भारी भारी वर्ड है। ये सब पढ़ के की करेगा तुम, ये सब पढ़ के की करेगा। हम तो एक लाइन में बोले हैं, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा उससे कम बीटा उससे कम अल्फा। अब बाद बाकी कुछ भी पूछेगा, कुछ भी पूछेगा जान हमर, तो सबसे ज्यादा अल्फा बीटा गामा। देखो अल्फा बीटा गामा, देखो 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 अल्फा बीटा गामा, तो खाली भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा उससे कम बीटा उससे कम अल्फा। बाद में कुछ भी पूछेगा सबसे ज्यादा अल्फा उससे कम बीटा उससे कम गामा। देखो इतना डाल दिया कि तू जैसे पूछेगा फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, कहना मास्टर बोला था गामा के सबसे ज्यादा भेदन क्षमता उससे कम बीटा उससे कम अल्फा। बाद में कुछ भी पूछेगा अल्फा ज्यादा बीटा कम उससे सबसे कम गामा। कहेगा आयनन विभव, कहना सबसे ज्यादा अल्फा उससे कम बीटा उससे कम गामा। कहेगा फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, कहना सबसे ज्यादा अल्फा उससे कम बीटा उससे कम गामा। कहेगा भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा उससे कम बीटा उससे कम अल्फा। आंसर बनता हो, बनवे कर तो बता आंसर की होगा। अल्फा बीटा गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है अवरोही क्रम में। अवरोही मतलब घटते क्रम में चला, अवरोही क्रम में बोले तो घटते क्रम में, अवरोही क्रम में बोले तो क्या घटते क्रम में। तो घटते क्रम में तो सबसे ज्यादा बता आंसर की होगा, ए की बी किसी की डी। जल्दी जल्दी आंसर बता। डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग हो जाएगा रे। आंसर बता, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर हो गलो डी। आई आई आई, अरे गामा अल्फा बीटा हो गया, गामा उससे कम बीटा उससे कम ना अल्फा। अरे दानव, गामा उससे कम बीटा उससे कम ना अल्फा। बी फॉर बॉल होगा। अगला 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 क्वेश्चन आपके सामने है, गौर फरमाइएगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन गुरुजी का गौर फरमाइएगा, कहता निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा पूछ रहा। तो एक बात बताएं, हम अम्ल क्षार की पहचान की है। अरे दानवों, अम्ल और क्षार की पहचान है जो H+ देगा वो अम्ल है, और जो OH- देगा वो क्षार है। वो क्या है? क्षार है। वो क्या है? क्षार है। अब देखिए सर, अगर हम बात करें NaOH, देखो अगर हम कहेंगे जहां थोड़ा OH, मास्टरबा की बता देता है, जानता है? हम बताते हैं, रुक ना, हम वही बताएंगे। मास्टरबा कहेगा ना जहां OH देखो वो क्षार है, जहां H देखो वो अम्ल है। आगे माई माई थ्योरी है। H+, अर्हेनियस चचा कह रहे थे, हम नहीं कह रहे हैं। अर्हेनियस चचा कहते थे H+ देगा तो अम्ल है, वो H- देगा तो क्षार है। अब मामला देखो, तुम कहेगा आए चचा, मतलब आए भैया कि अर्हेनियस चचा जो कह रहे थे कि H+ देगा तो अम्ल है और वो H- देगा तो क्षार है, तो क्षार मांग रहा है तो खोज ना लीजिए वो H-, और वो H- खोजिएगा तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। ग्रुप डी है क्वेश्चन। मामला गेलो बोरा में। हम तरह को जुगाड़ बताते हैं कि रहेगा और कैसे बनाएंगे। देखो H+ देगा तो अम्ल है, H+ देगा तो अम्ल है, तो देखो H2SO4, H2SO4, HNO3, H3PO4, वो H- होगा तो क्षार होगा, होगा ना। चला NaOH, AlOH all 3,
CaOH हॉल 2, देखो ये क्षार है, इस टाइप का दिखेगा तो तुम क्षार है, कहीं कोई समस्या नहीं है, ये अम्ल है, HCl अम्ल है। तुमको एगो नॉन कंपाउंड कुछ कुछ देगा। नॉन कंपाउंड जानता है, जैसे तुमको क्या क्या देगा, देखो इसमें तुम नहीं कर सकता कि अम्ल है कि क्षार है, तुमको अम्ल क्षार नहीं है, अम्ल जो जो पूछता है वह जान लो तो हर काम हो जाएगा, क्षार नहीं है। एक तरह के बताएगा गुरुजी का, गुरुजी देख रहे हैं कि पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। तो इसमें सर तुम्हारा पूछेगा C2H5OH, क्यों? क्योंकि इथाइल अल्कोहल है रे चला। अगर में तोरा पूछेगा CH3OH, क्यों? क्योंकि मिथाइल अल्कोहल है रे। इसमें तुमको पूछेगा एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिड है। C2H5COOH एसिड है ये सर, ये एसिड है, इसलिए ये तुमको यहां पर इस टाइप का देगा, इससे घबराना नहीं। जब भी तुरा पूछेगा अल्कोहल दे देगा ऑप्शन में, क्या दे देगा ऑप्शन में, या कीटोन दे देगा CH3CH3OCH3, इस टाइप का ऑप्शन देगा। यही 3 ऑप्शन दे दे के पूछा है, तो ये तुम जान लो। अगर नहीं तो OH नहीं रहेगा तो हम कहेंगे क्षारने है। जैसे अगर तुमको दे दे C2H5 या C2H6 तो कह देंगे एकरा में OH नहीं है तो क्षारने है, तो ऐसे ही पहचान लेगा। लेकिन जकरा में तोरा OH दिखेगा वो दुएगो कंपाउंड मेनली पूछता है, इहो रहता है, लेकिन ये दोनों OH है लेकिन ये क्षार नहीं है क्योंकि अल्कोहल। मेनली यही दूगो पूछेगा, OH है, OH है, OH है, OH है, लेकिन ये क्षार नहीं है, इसलिए यही दूगो पूछेगा, अगर ध्यान में रखना। OH है लेकिन क्षार नहीं है। जब भी देगा इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल देगा, जल्दी से अगर लिख लो, या तो इथाइल अल्कोहल देगा ना तो मिथाइल अल्कोहल देगा, या तो इथाइल अल्कोहल देगा या तो मिथाइल अल्कोहल देगा, यही दूगो देगा। चला हो गया। अब देखिए कोई भी बात नहीं चला, कोर्स फोर्स ये सब धंधा के बाद लास्ट में 2 मिनट, लास्ट में 5 मिनट, अभी कोई बात नहीं, हमारे बच्चा सबका डिस्टर्ब हो जाएगा। बच्चा सब ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है, हम झूठे अभी आगे मार्केटिंग में शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है, तो क्षार नहीं है तो हम बोले या तो इथाइल अल्कोहल ना तो मिथाइल अल्कोहल, तो मारना आंसर। आज हम पीपीटी देखो तुम लोग के लिए कितना अच्छा से बनाए हैं, टाइम ही नहीं मिलता है तो और सजा देंगे तुम। देखो अब देखो गुरुजी अब रिमोट से ही चेंज कर देते हैं, ये मारे, ये देखो गया, ये देखो चेंज हो गया, देखा। अब देखो कहता 3 तत्व XYZ, एक और चला एक लाइन में निचोड़ है, हम तोरा जो बता रहे हैं पूरा ध्यान में रखना और कार्य हो जाएगा। बोलोगे कैसे? लड़का देखेगा आगे माइके माइक सब के इतना बड़का बल कैसे, मतलब न्यूटन के नहीं खोज। डरना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ना है। और लड़ना कैसे है तो गौर फरमाइएगा, देखिएगा इसे, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन और नाम। देखो चला, अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 होगा तो उसको हम धातु कहेंगे, और अगर बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा उसे उपधातु कहेंगे। तो पढ़ पढ़ के तुम लोग घिना दिया है। अब 5 6 7 8 रहेगा, इसको हम अधातु कहेंगे, अधातु कहेंगे, अधातु कहेंगे। और हे गुरुदेव अगर 7 रहेगा तो इसको हेलोजन कहेंगे, हेलोजन कहेंगे। और हे गुरुवर जल्दी जल्दी लिखिए, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाम, 2 हेडिंग है। और अगर 8 रहेगा तो इसको हम अक्रिय गैस कहेंगे। इस सर आप खूब पढ़े होंगे, इसी पर तो क्वेश्चन है, खाली पूछने का तरीका तनी गड़बड़ कर देता है तो तुम लोग गड़बड़ा जाता है। गड़बड़ाना नहीं है। क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन और नाम, 1 2 3 तो धातु, 4 तो उपधातु, 5 6 7 8 अधातु, 7 होगा तो हेलोजन, 8 होगा तो अक्रिय गैस। जल्दी जल्दी लिख लो। लिखा? सबको प्रणाम है सर, लव यू है, प्यार वाला लव यू। जो पल सर आपके साथ बिताते हैं ना, मां कसम इसके बाद मौत भी आ जाए तो गम नहीं हमें, ठीक ना। मार देगा ना, गर्दन वहां काट के गुलवी घाट में लटका देगा, कहेगा आप थोड़ा जला देते हैं, बोले जाओ जला दो, चुट्टा की होगा, अब जल जाएंगे हंसते हंसते। बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाम, 1 2 3 धातु, 4 उपधातु, 5 6 7 8 अधातु, 7 होगा तो हेलोजन और 8 होगा तो अक्रिय गैस। जल्दी जल्दी लिख लीजिए सर, लिखें। 7 और 8 कॉमन कैसे? हाँ 7 जो है ये अधातुओं है, एक और स्पेशल नाम हेलोजन हो। जैसे हम आदमियों हैं, हम मोहब्बत करने लगे तो स्पेशल नाम आशिक,
नहीं होगा। अरे तुम कहा है आप आदमियों आशिकों कैसे हो सकते हैं? अरे जानव, हम आदमी हैं, हम मोहब्बत करेंगे तो हमारा नाम आशिक नहीं पड़ेगा। बुझ रहा है ना? लीक। एक समय हुआ करता था, कहते हैं, छोड़ो ये सब बात, 3 तत्व एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आगे माई गेम माई, 3 तत्व एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 287, 282 और 288 है। तो जेड मतलब हमारा 288 के बात कर रहा है, 88 के बात कर रहा है। आंसर अक्रिय गैस इज द आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाता है, चला जाएगा कहां, क्वेश्चन तो वही है। लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, कोका कोला मिरिंडा के साथ। गौर फरमाइएगा। अब गुरुजी रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं स्लाइड, ऐसे ऐसे ठुक 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 अब नहीं होगा। देखो शीतल पेय में शामिल है, तो शीतल पेय में शामिल है तो अनाधुन लोग जानता है कोका कोला मिरिंडा। जब ये कहेगा मास्टर कहेगा बचवन कि हाँ सर कोका कोला मिरिंडा ना, एकरा में CO2 रहबे करता है, CO2 रहता है। कहेगा जब ये CO2 पेट में जाकर H2O से अभिक्रिया करता है तो H2CO3 बनाता है, एकरा कह देते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक 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 अम्ल। सर देखिए, अब किसी को अगर आपको मारना है ना, मतलब किसी को कभी भी सर कोल्ड ड्रिंक पी के और कभी भी सर मेंटोस चॉकलेट नहीं खाइएगा, उसमें साइनाइड होता है सर, मामला CN कंपाउंड होता है, और जब ये H2CO3 से रिएक्शन करेगा तो धीरे 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 आपको सिरोसिस हो जाएगा और आप मर जाइएगा। तो किसी को अगर मारना है ना तो इहो कर सकते हैं, लेकिन मारिएगा नहीं। क्या मारिएगा? सब तो अपने आदमी है, इसलिए मारिएगा नहीं। अगर मारना है तो ये सब उपाय आप कभी ना करें, इससे बचें। अगर आप सर कोल्ड ड्रिंक कभी भी पीते हैं तो कोशिश करें उसके बाद मेंटोस चॉकलेट ना खाएं, और नहीं तो सर आप मामला गड़बड़ में चल जाइएगा। तो कहते हैं कि जब CO2 H2O से अभिक्रिया करता है तो H2CO3 बनाता है, इसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? चला इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। बता आंसर की होगा? कार्बोनिक एसिड। आंसर बता, A की B की C की D। आंसर हो जाएगा A, हो जाएगा रे H2CO3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। हाँ देखो, अब गुरुजी का क्वेश्चन डांस कर करके आता है, ठीक ना। कहता है असंगत युग्म का पता लगा। चला रे घबराना न, तोरा हम सब कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। अगर तुम शुरू से क्लास कर रहा है या आगे भी अभी से एग्जाम तक अगर तुम कंटिन्यू रहेगा, एक भी कॉन्सेप्ट तो आंख के सामने से गुजर जाए ऐसा संभव नहीं है, इसलिए ध्यान देना। कहते हैं असंगत युग्म का पता लगाएं, असंगत युग्म का पता लगाएं। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन हवा, एकदम सिंपल है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हवा में होबे करता है। इसमें समस्या क्या है? चला सल्फर व फास्फोरस माचिस की तिल्ली, हा एकदम सही है। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पानी की समस्या है, एकरे में चिल्लाते रहता है तुम लोग। कथन और निष्कर्ष पूछ दिया, कुछ नहीं पूछा है। मैग्नीशियम व रजत, रजत के मतलब चांदी, बता तो चांदी कहीं स्टील में होता है रे बाप रे, जुल्मे हो जाएगा। रजत मतलब चांदी, मैग्नीशियम चलो हो भी सकता है, रजत कैसे होगा? रजत का मतलब चांदी, आज चांदी स्टेनलेस स्टील में होगा तो मां का समय स्टील लोग खरीद लेगा तो में चांदी निकाल लेगा, गड़बड़ हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? चला द आंसर इज डी फॉर डॉग। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि आज हमने पीपीटी बहुत अच्छा बनाया है? जल्दी से 5 टाइप कीजिए, तब कल से और अच्छा बनाएंगे। जल्दी से 5 टाइप कर दीजिए जो लोग ये मानते हैं कि आज गुरुदेव ने पीपीटी बहुत अच्छा बनाया है और कल से और टाइम ही नहीं मिलता। चला कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, डिजाइनिंग पार्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब गुरुदेव डिजाइनिंग पार्ट पे भी ध्यान देंगे अगर टाइम मिला तो। नहीं तो चला मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट सरिया के दो, डिजाइनिंग का जरूरत नहीं है। कितना लोग मानता है? वेरी गुड, सब मान रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं मानेगा तो कल से फिर वही चलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट। देखो अब गुरुजी ऐसे रिमोट से मारेंगे, फायरिंग, कितने गया रे, अब देखो आएगा, देखो 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 आया। अब क्या कहता है क्वेश्चन? ऑक्टेव का न्यूलैंड सिद्धांत केवल डैश तक लागू। ये पता है तोरा, जब इस बार एग्जाम हुआ ना तो हम लोग न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाते थे, लड़कवन सबको पूछ दिया, बाप रे बाप होने से आया, कहता है रे मास्टर खाली मेंडलीफ और मोस्ले कर दिया और न्यूलैंड और डेवोरिनर पूछा था। बोले आगे माई सब हम थ्योरी में ऐड किए,
तब फिर से पढ़ाए, नहीं पढ़ाते तो मतलब समझो कोई पढ़ेबे नहीं करता था। न्यूलैंड के पढ़ाएगा, डेबोरिनर कोई नहीं पढ़ाता था, एनसीईआरटी में लिखल था, पूछबे नहीं करता था। लेकिन अब पूछता है तो तोरा देखो अब गुरुजी जैसे रिमोट कंट्रोलर से ऐसे मारेंगे, न्यूलैंड का पीरियड टेबल सामने हो, देख रहा है गुरुजी अब बहुत एडवांस हो गए हैं। ये न्यूलैंड चचा पीरियोडिक टेबल दिया था, ये क्या कहता था जानता है? ये कहता था सारे गामा पा धा नी सा, सारे गामा पा धा नी शा 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 शा। अब देखो ये कहता था जैसे ये पहला लेटर हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। तो कहते थे क्या कहते थे? ये कहते थे सारे गामा पादानी सा। जैसे सर पहला लेटर आठवें लेटर के समान है संगीत में, वैसे ही पहले तत्व का गुण आठवें तत्व के गुण के समान है। यानी जो पहला तत्व होगा उसका गुण आठवें के समान होगा, दूसरा जो होगा तो तुम 8 मत जोड़ देना, क्योंकि दूसरा भी तो एक तत्व है। 7 जोड़ना, जैसे 1 और 8 के बीच में 7 का डिफरेंस है, 2 और अगला के बीच में भी 7 का डिफरेंस होना चाहिए। यानी दूसरे तत्व का गुण 9वें तत्व के समान है, यानी तीसरे तत्व का गुण 10वें तत्व के समान है, यानी चौथे तत्व का गुण 11वें तत्व के समान है। बुझला कि ना? लड़का की करता है 8 जोड़ देता है, चौथे तत्व का गुण 12वें के समान है। जब मैं बोल रहा हूं मामला हो जाए तो गड़बड़। अब देखो पहले तत्व का गुण 8वें के समान है, दूसरे का 9वें के समान है। जैसे सा रे गा मा पा दा नी सा, पहला लेटर 8वें लेटर के बराबर है। अब सर देखिए न्यूलैंड चचा के पीरियोडिक टेबल में मामला क्या क्या था? ये तो पीरियोडिक टेबल सजा दिया कि पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के समान होगा, लेकिन इस चचा के जो नियम है ना कैल्शियम में तक लागू हुआ। कहां तक चला? ये कैल्शियम में तक लागू हुआ। कहां तक लागू हुआ? कैल्शियम में तक लागू हुआ। कहां तक लागू हुआ? कैल्शियम में तक। और कहां पर अंत हो गया है आवर्त सारणी? थोरियम पर। कहां पर अंत हो गया चला? थोरियम पर। ध्यान देना, इसका आवर्त सारणी कैल्शियम तक इसका रूल लागू हुआ, थोरियम पर आवर्त सारणी का अंत हो गया। इसका डिसएडवांटेज क्या क्या थे? ये आयरन को जो है ना निकेल और कोबाल्ट से अलग रखे हुए था, और हेलोजन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रख दिया था। एक के वर्ग में 2 तत्व को रख दिया था। ये का डिसएडवांटेज था। इतने बात पूछता है गुरुजी एकदम अक्षर सह लिखा देंगे, और क्योंकि हेडिंग आप दे देंगे न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट नियम, न्यूलैंड का ऑक्टेट नियम। पहला कि पहले तत्व का गुण 8वें से मिलता है, दूसरे तत्व का गुण 9वें से मिलता है। दूसरा रूल था कैल्शियम तक ही नियम मान्य था, कैल्शियम तक ही नियम लगता था, नियम लगता। तीसरा थोरियम पर सारणी अंत हो जाता, सारणी का अंत। चौथा आयरन को निकेल और कोबाल्ट से अलग, आयरन को निकेल तथा कोबाल्ट से अलग। चौथा लिखो एक ही वर्ग में 2 तत्व को रखा गया। पांचवा इतने पूछेगा, एक ही वर्ग में एक से अधिक तत्व रखा, एक से अधिक तत्व रखा, अधिक तत्व रखा। जल्दी लिख, इतने पूछेगा। आओ जान हमर पहले तत्व का गुण 8वें से, 8 मत जोड़ देना ना 9वें हो जाएगा। दूसरे तत्व का गुण 9वें से, कैल्शियम तक ही नियम लगता था, थोरियम पर सारणी का अंत हो गया। आयरन और निकेल को कोबाल्ट से अलग रखा, आयरन को निकेल तथा कोबाल्ट से अलग रखा। एक ही वर्ग में एक से अधिक तत्व को रखा। जल्दी जल्दी लिख, एक ही वर्ग में एक से अधिक तत्व को रखा। जल्दी लिख, इतने पूछेगा। अभी फिलहाल सर हमारा ग्रुप डी का ही बैच है, ग्रुप डी का बैच, और इंडिविजुअल आप मेरा भी बैच कर सकते हैं। धुरीना पे, धुरीना नाम का एक प्ले स्टोर पे ऐप है सर, उसको डाउनलोड कीजिए और वहां पे आपको सर मेरा बैच मिल जाएगा इंडिविजुअल। पर पेपर 99 रुपया मात्र लगना है, और सारा सब्जेक्ट ग्रुप डी का कीजिएगा 299 लगेगा। एक ग्रुप डी अनाउंसमेंट करके दिया हुआ है, उस पर आप जाइएगा तो आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। हो गया? अगले क्वेश्चन में चलते हैं जान हमर। अगला क्वेश्चन बता क्या होगा? ऑक्टेव का न्यूलैंड सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता था, कैल्शियम तक। कहेगा इस पूरे
सारणी का अंत कहां पर होता था? थोरियम पर। कहेगा एक ही वर्ग में कितने तत्व रख दिए गए? 2, ये डिसएडवांटेज है। और कोबाल्ट और निकेल को आयरन से दूर रख दिया गया और हेलोजन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रख दिया गया। यही तो सर पूछता है। आप क्वेश्चन में जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन है केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? बताइए सर आंसर क्या होगा? केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? व्हाट इज द आंसर? आंसर बताइए क्या होगा सर? सर केला, लोग गाजर फाजर खूब पढ़ता है। केला विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है रे? गाजर। विटामिन सी खट्टा फल, ये सब तो तू धुआं छोड़ा देगा। अब विटामिन डी सूरज चचा के रोशनी, सूर्य की रोशनी। जल्दी से लिख लो। सूर्य की रोशनी में भी, मछली के कॉड लीवर में भी सर ये पाया जाता है। जल्दी से लिख लो। खाली केला में सर ये उल्टा पूछ दिया था, इसलिए हम सोचे कि थोड़ा दर्शन करवा दें। केला विटामिन बी, केला विटामिन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या है? इसमें लड़का दो चीजों में गड़बड़ करता है, एक तो वसा का पाइसीकरण और एक वसा का पाचन। तो सर ये एकदम पाइसीकरण का मतलब होता है टूटना। पित्त का काम है पाचन के दौरान, पित्त का काम है सर, पित्त का कार्य है, पित्त का काम है सर, दूगो ऑप्शन देगा, एगो वसा को तोड़ना या देगा वसा को परमाणुओं में विभक्त करना, परमाणुओं में विभक्त करना, या इसी को दे देगा सर वसा का पाइसीकरण। वसा का पाइशीकरण, वसा का पाइशीकरण, इसमें से कुछ भी दे सकता है सर। पित्त रस का पाचन में यही काम है। जल्दी लिख लीजिए। और सर थैंक यू कि इतना आप लोग सर सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत सर धन्यवाद आप लोगों को। और हम भी सर आप ही के बल पर इतना मेहनत भी कर लेते हैं कि आप तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट पहुंचाए। वसा को तोड़ना, वसा को परमाणुओं में विभक्त करना, वसा का पाइसीकरण, एक के बात है सर। अब बताइए सर आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर 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 बताओ। वसा का पाइसीकरण हो जाएगा। द आंसर इज बी फॉर बॉल। बता चला अगला क्या आंसर? भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार। तो सर पाचन में क्या होता है? पाचन जब ये होगा रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, ये सर परिवर्तन पूछता है। जितना भी आप सर क्वेश्चन देखिएगा, जनरेटर क्या करता है, मोटर क्या करता है, भोजन के पाचन में क्या होता है, बल्ब क्या करता है, पंखा क्या करता है, स्पीकर क्या करता है, तुम ये सोचोगे उसका इनपुट क्या है, उसका आउटपुट क्या है, यही तो आंसर मार देना है। इनपुट क्या है? अब यांत्रिक ऊर्जा पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर मामला गड़बड़ हो जाता है। यांत्रिक ऊर्जा है सर, यांत्रिक ऊर्जा का डिफिनेशन क्लास 9th में हम सर पढ़े नहीं थे सर, ट्यूशन पढ़ाने जाते थे तब पढ़ लिए थे। बच्चा सब पढ़ाते थे, वहां लिखल था क्या जानता है? वैसी ऊर्जा जो हमारे मसल्स के द्वारा लगाई जाए या हमारे मसल्स को आसान पहुंचाए, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का डिफिनेशन नहीं बच्चा को पता चलता है। कहते हैं सर वैसी ऊर्जा जो हमारे मसल्स के द्वारा लगाई जाए, जैसे डिब्बेना होकर रहे हैं, जैसे गाड़ी को ठेल रहे हैं, जैसे थपड़ा रहे हैं, ये क्या है? यांत्रिक ऊर्जा है। गाड़ी चल रही है तो हमारे मसल्स को आसान पहुंचा रहा है, ठेलना नहीं पड़ा, तो ओकरा से जो ऊर्जा निकल रहा है वो यांत्रिक ऊर्जा है। पंखा चल रहा है तो हमारे मसल्स को आसान पहुंचा, वैसी ऊर्जा जो या तो मसल्स के द्वारा हो या हमारे मसल्स को आसान पहुंचाए, उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? अब देखिए सर, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। तो सर पाचन के दौरान सर हम क्या करते हैं? रसायन खाते हैं और उससे क्या निकलता है? तो लड़का मारेगा, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा निकलता है, आग निकलने लगता है। यांत्रिक ऊर्जा का तो कोई बातें नहीं है, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश निकलने लगता है। अब प्रकाश ऊर्जा से रसायन, प्रकाश हम लोग थोड़े खाते हैं, इन हम लोग प्रकाश थोड़े देते हैं, इनमें तो रसायन देते हैं। अब दो ऑप्शन है, ऊष्मा और प्रकाश। अरे चला ऐसा है कि खाने लगते हैं तो हमारा पेट बल्ब बन के नाचने लगता है, बल्ब बन जाता है, हेलोजन बन जाता है, एकदम नहीं बनता है। इसका मतलब प्रकाश ऊर्जा होगा नहीं, इसका मतलब ऊष्मा ऊर्जा होगा सर। जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो हीट एनर्जी में बदल जाते हैं। कितने बजे से क्लास चलता है?
सर अगर आप लोग आदेश दीजिएगा तो हम अपना पूरा शेड्यूल आपको बता देंगे कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। अगर आप लोग सर आदेश दीजिए, और आदेश देने के लिए 2 टाइप कीजिए, तो हम सर मात्र 1 मिनट का टाइम लेंगे और सबको शेड्यूल बता देंगे कि क्या क्या हमारे यहाँ चल रहा है। अगर आप लोग सर 2 टाइप कीजिए तो हम सर बता देंगे। नहीं, अगर आप नहीं कहिएगा, नहीं बताना है, आगे बढ़ना है, तो 3 टाइप कर दीजिए जल्दी से सर, हम वही कर लेंगे सर जो आप कहिएगा। आंसर बताइए सर क्या हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में? ऊष्मा ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। हमको सर गाली से बड़ा डर लगता है। हमारे बैच में 2 एडमिशन कम हो वो हम बर्दाश्त कर लेंगे, गाली से हमको एलर्जी है। चला बता दें। देखिए सर, हम लोग जो अभी हमरो बताने का मन है, ऐसा नहीं है, हम भी चाहते हैं कि हम तुम तक सर पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा तुमको लाभ पहुंचा सके। और हमारा भी सर कुछ ना कुछ लाभ है, ऐसा नहीं है हमारा लाभ नहीं है, लेकिन हम तुम तक बेस्ट क्वालिटी दें वैसा सोचेंगे सर। अभी देखिए हमारा क्या क्या हो रहा है सर। एक ग्रुप डी का बैच है, ग्रुप डी स्पेशल बैच है हमारा, होल सिलेबस @299। इस बैच की खासियत यह है कि इसमें सर फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं खुद पढ़ा रहा हूं, बायो राहुल सर पढ़ा रहे हैं, और इसमें जो मेरी पूरी किताब है एसके झा सामान्य विज्ञान, उसको हम सर पूरा का पूरा पढ़ा देंगे आपको। अभी से ग्रुप डी तक पूरी किताब पढ़ा देंगे। उसके बाद इसी में सर आरके सिंह सर मैथ पढ़ाएंगे, और मैथ पढ़ाएंगे तो सर एडवांस मैथ प्लस अर्थमेटिक दोनों वही पढ़ाएंगे। और सर अर्थमेटिक और एडवांस मैथ के बहुत अच्छे शिक्षक हैं, ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, दोनों हो जाएगा, अर्थमेटिक भी और एडवांस भी। उसके बाद इसमें सर करंट अफेयर्स भी हम लोग करवा रहे हैं, करंट अफेयर्स के भी आपको सर्टेन क्लास मिल जाएंगे। और उसके बाद सर हम इसमें 500 प्लस क्वेश्चन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के जो 1 2 3 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं वो भी सर हम इसमें डिस्कशन करवाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी से भी पूछ दे। तो इस सब का फी मिला के मात्र 299 है। 3 महीने का कोर्स है, अभी से एग्जाम के 10 दिन पहले तक चलेगा। और इसी में रीजनिंग भी है सर, इसी में सर रीजनिंग भी पढ़ाएंगे हम आपको, पूरा का पूरा रीजनिंग भी हम आपको सर पढ़ा देंगे। ये पूरा कोर्स आपको सर मात्र 299 में हम अवेलेबल करवा रहे हैं। अब सर इसमें आप इंडिविजुअल भी एडमिशन ले सकते हैं मात्र 99 रुपया के फी में, मात्र 99 रुपया के फी में। इसमें आप किसी भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लीजिएगा, 99 में आप उस सब्जेक्ट को कर सकते हैं। और अगर एक साथ करते हैं 299 आपको लगना है। और ये कहां से एडमिशन होगा सर? ये धुरीना नाम का ऐप है, उस पे एडमिशन होगा इस बैच का। धुरीना आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और उसमें बिहार एग्जाम में जाएंगे, बिहार एग्जाम में जाएंगे और बिहार एग्जाम में जाके एसके झा एंड टीम को सेलेक्ट करेंगे, या टीचर नाम का एक आइकॉन होगा उसमें जाएंगे और उसमें एसके झा एंड टीम को सेलेक्ट करेंगे, और वहां पर सर ये एडमिशन आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे धुरीना नाम का ऐप है, उससे अब पूरा डिटेल सर हम एक और वीडियो बनाए हुए हैं, उस पर आपको मिल जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें चला, तो एक बैच हमारा बिहार पुलिस का है। बिहार पुलिस में सर 11 वो सब्जेक्ट है, जिसमें मैथ +2 वाला भी है, +2 वाला भी मैथ है, नॉर्मल जनरल मैथ भी है, हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। सारे सब्जेक्ट 11 सब्जेक्ट सर मात्र @249 में मिल जाएगा आपको उसी ऐप पे। एसके झा एंड टीम में जाना है, बिहार पुलिस सेलेक्ट करना है, 249 में होल बैच हिंदी विंदी सब मिल जाएगा सर, हिंदी सब A to Z, +2 वाला मैथ भी। और उसके बाद सर हमारा एक NTPC का प्रैक्टिस सेट हम लेकर आ रहे हैं सर। हम अपने गाइडलाइन में, जो मेरा अनुभव है, क्योंकि सर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है मार्केट में, प्रैक्टिस सेट में अपने से फेक क्वेश्चंस क्रिएट किया जाता है और मामला को गड़बड़ा दिया जाता है। तो हमने सर प्रैक्टिस सेट का नाम ही रखा है प्रैक्टिस विथ प्रीवियस ईयर। सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक अरेंज वे में 3 लेवल में सेट कर दिया गया है। लेवल 1 के क्वेश्चंस, लेवल 2 के क्वेश्चंस और लेवल 3 के क्वेश्चंस, और सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड ने 2018, 2014, 2015, 2016 में पूछे हैं। और ये 24 सेट है सर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पेज इस बार लेकर आए हैं। पिछले बार पेज के लिए आप लोग हमको गाली दिए थे, इस बार वो गाली हम आपसे नहीं सुनेंगे, और बेस्ट पेज के साथ हम लेकर आ रहे हैं। लगभग 352 पेज की किताब है, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन है। ऐसा नहीं है कि हल्का क्वेश्चन का डिस्कशन है, भारी करना है, सारे क्वेश्चन का डिस्कशन, वो भी पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज। ऐसे पैराग्राफ राइटिंग आपको हमारे सेट में नहीं मिलेगा कहीं भी। प्रैक्टिस सेट में एक भी हर वो लाइन लिखा हुआ है जो लाइन पूछता है।
क्योंकि सारे अच्छे अच्छे टीचरों से हमने लिखाया है और एरर मिनिमम होगा, एकदम मिनिमम से मिनिमम, नहीं के बराबर, क्योंकि हम सर कम से कम 16 बार चेक करवाए हैं अपने प्रैक्टिस सेट और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। उसके साथ जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा एनटीपीसी का सर, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका डिस्कशन नहीं लिखा हुआ है, चाहे वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो आर्ट्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो फिजिक्स के क्वेश्चन हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायो, चाहे मैथ, चाहे रीजनिंग, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन आपको मिलेगा। जिस क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं हो वहीं से गाली देना शुरू कर देना, क्योंकि हम सर पब्लिकेशन में बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनवाएंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ एसके झा। एक बार सर आप सेट देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने उसके लिए क्या किया। दूसरा, जो लोग सर बुक के लिए, अगर आप हमारी बुक खरीदना चाहते हैं तो बुक भी हमारा अवेलेबल है आप कहिएगा सर बहुत लोग कि इसका दाम सर कितना रखे हैं। इसका दाम है सर 90 रुपीज फॉर बिहार, झारखंड एंड यूपी के लिए, और 110 रुपया है सर आउटसाइड बिहार, झारखंड, यूपी वालों के लिए। अगर राजस्थान, बंगाल वगैरह से, हरियाणा वगैरह से कोई बुक लेते हैं उनको 110 लगेगा, और जो यहां से लेते हैं मात्र 90 रुपया में 350 पेज की किताब बेस्ट क्वालिटी पेपर के साथ आप तक सर पहुंच जाएगी, डबल कलर में। ठीक है, तो सर हम कोशिश किए हैं कि आप तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट पहुंचे। और रही बात बुक की, जो लोग बुक सर अब लेना चाहते हैं, बुक आपको 8 से 10 दिन डिलीवरी में लगेगा। ओरिजिनल बुक, क्योंकि मार्केट में जो बुक आ रहा है उस पे यूट्यूब की जगह फर्स्ट पेज जब आप पलटोगे तो फर्स्ट पेज पे ही सर हम थोड़ा सा आज आपका टाइम ले रहे हैं, गाली मत दीजिएगा सर, थोड़ा सा हम क्या क्या कर रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। यहां पर सर यूट्यूब के जगह, यहां पर जो YouTube लिखा हुआ है ना, यहां इस पोजीशन पे, यहां YouTube के जगह सूट्यूब लिखा हुआ है, जो कि बुक गलत है, वो बुक डुप्लीकेट है, वो बुक कृपया ना लें, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। दूसरा, एक करंट अफेयर्स का फ्री बैच मैं लेकर आया हूं 9 बजे से लेकर 10 बजे तक शाम में, 9 से 10 PM में, यानी शाम में आपके लिए डेली करंट अफेयर्स आप कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे। उसके बाद आरके सिंह सर का क्वेश्चन डिस्कशन फ्री ऑफ कॉस्ट है 5 बजे से लेकर 5:30 PM में इसी चैनल पर डेली 20 क्वेश्चन और उसी का डिस्कशन। इस सब का पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो सर पीडीएफ आपको मिलेगा एसके झा पीडीएफ, एक चैनल है, इसके नाम से सर कम से कम 50 गो फेक चैनल बना हुआ है, जिसमें सर कितने मेंबर्स, 95,000 मेंबर्स हैं सर। उस ग्रुप से जुड़िए और इसी ग्रुप में आपको पीडीएफ डेली मिल जाएगा ये सारे बैचेस का। करंट अफेयर शाम में 9 से 10 में सर मजा लीजिए, शाम में 5:30 बजे सर आरके सिंह सर के मैथ का मजा ले सकते हैं। और सर एकदम सॉरी है कि हम सर आपका टाइम बिताए हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं, कहता है हीमोग्लोबिन। इसमें सर बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, जैसे क्वेश्चन आया लड़का कहता है हीमोग्लोबिन आयरन, हीमोग्लोबिन आयरन, हीमोग्लोबिन आयरन, हीमोग्लोबिन आयरन, नहीं मिला ही क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन डैश में नहीं पाया जाता है। तो सर हीमोग्लोबिन कहां नहीं पाया जाता है, क्वेश्चन ये है आपका, बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा। हीमोग्लोबिन WBC में नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किसमें नहीं पाया जाता है? हीमोग्लोबिन सर WBC में नहीं पाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका WBC। बाद बाकी RBC और प्लेटलेट में पाया जाता है। लड़का की करता है, इसमें सबसे ज्यादा डाउट है A एंड B दोनों मार देता है। ये जो सर A एंड B दोनों जो आप मार देते हैं ना, तब ये मामला गड़बड़ हो जाता है। ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा WBC में नहीं पाया जाता है। आंसर क्या होगा सर? WBC में नहीं पाया जाता है। वेरी गुड, सबका आंसर सही है। अब यहां देखिए, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है, देखिए सर एकदम, ये बचपन में आप किए होंगे सर, ऐसे से बाल में रगड़ लेते थे, ऐसे से रगड़ लेते थे, ऐसे करके सटाते थे। तो सर विद्युत 2 प्रकार के, देखें ना सर, एकदम आराम से सर। और सॉरी सर, हम आपका टाइम लिए, हमको बड़ा गंदा फील होता है अंदर से, लेकिन फिर आप गरियाते भी होंगे कि हो धंधा कर रहा है, ही कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन सर जानकारी देना बहुत जरूरी होता है कि हम सर आपके लिए क्या कर रहे हैं। और 10th क्लास का भी हम सर स्टार्ट किए हैं, डेली 5:30 बजे लाइव है, फ्री क्वेश्चन डिस्कशन। अपने जूनियर को सर आप बता सकते हैं। आस एजुकेशन नाम का एक चैनल है, आस एजुकेशन करके एक चैनल है, यहां पर सर फ्री लाइव क्लास आपको मिल जाएगा डेली 5:30 बजे। आप अपने जूनियर को बता सकते हैं जो आपके 10th क्लास में स्थैतिक विद्युत और गतिज विद्युत क्या है। सर देखिए, बैटरी है ना सर, अब कोई बात नहीं, सीधा पढ़ाई। बैटरी में अस्थिर विद्युत है, और जो पोल पर, कहां पर सर? पोल पर या AC करंट
या यहां बैटरी कह दीजिए या डीसी करंट, ये स्थिर करंट है। पोल पर या एसी करंट, ये गतिज करंट है। और जो सर रगड़ कर चाहे वो रेशम के कपड़े को कांच की छड़ पर, चाहे रगड़ कर, या फिर सर पेन को सर बाल में रगड़ कर, या कंघी को बाल में रगड़ कर, कुछ भी कह दे, रगड़ कर जब कह दिया तो स्थैतिक विद्युत, और पोल पर या एसी कह दिया तो गतिज विद्युत। जल्दी से इसको लिख लीजिए सर, लिखे। कल से प्रैक्टिस वर्कबुक कल शाम से पटना में मिलने लगेगा, और परसों से आपके नजदीकी बुक स्टोर में अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा शाम से। कल से पटना में मिलने लगेगा शाम से। विद्युत, स्थैतिक विद्युत और गतिज विद्युत, पहला पेज भी सर हम डाल देंगे। बैटरी और डीसी में रगड़ कर स्थैतिक, और पोल पर एसी गतिज विद्युत। अब बता आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, जल्दी टाइप करो, व्हाट इज द आंसर। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता, जैसे रगड़ा स्थैतिक, जैसे रगड़ा स्थैतिक, बता आंसर की होगा, स्थैतिज और गतिज। आंसर हो तो चला स्थैतिक। ये जो सर रगड़ने वाला जितना धंधा है सब स्थैतिक, खाली पोल पर एसी तो गतिज। आंसर बता चला अगला के। देखो देखो देखो, कहता सूची 1 और 2 को मिला, घबराना नहीं, हम तेरा बोले नहीं, सूची वाला जो क्वेश्चन है ना, ये देख के बनेगा। कैसे, तुम बढ़िया से क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 15 का आंसर पे पहुंचो पहले तुम। 15 का आंसर में क्या हम करेंगे कि आंसर हमको मिल जाएगा। हम बोले हैं तुमको कि जे तोरा आता है ओकरे पर ध्यान दो तो हर काम हो जाएगा। जैसे कहते हैं ओम का नियम, ध्यान देना चला, ओम का नियम हमरा नहीं पता है की होगा आंसर, मान लेते हैं। कूलॉम्ब का नियम, एगो है आवर्तित्र, एगो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये तो सब जानता है। हम बोले दाएं बाएं हाथ का नियम जब फ्लेमिंग का लगता है जनरेटर और मोटर पर, ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, तो कौन हाथ से जनरेटर स्टार्ट करता है, दायां से ना, तो फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम जनरेटर के लिए। लेकिन सर एकरो में झोल है, तुम ध्यान से जब देखोगे तो आंसर तुमको एकदम आराम से देखो। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो चला, हम पढ़ते हैं तू पढ़, क्वेश्चन को पढ़ते की होगा आंसर, आंसर एकदम आराम से चला। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, हमको एक खट से पता चलना चाहिए कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए लागू होता है, हम जनरेटर मार देंगे, कहीं कोई झोल नहीं है। अब हम देखेंगे बी का 4, देखो तो है क्या, बी का 4, ये हम जान रहे हैं दायां हाथ का नियम जनरेटर के लिए, बायां हाथ का नियम मोटर के लिए, क्योंकि दाएं हाथ से जनरेटर को स्टार्ट करते हैं इसलिए जनरेटर के लिए, तो बच गया बायां हाथ मोटर के लिए। ये हमरा पता है, तो और बोर्ड के क्वेश्चन ओरिजिनल। तो चला रे बी का 4 एकरा में नहीं है तो ये नहीं होगा आंसर, बी का 4 एकरो में नहीं है, बी का 4 एकरो में नहीं है, एकरे में है तो आंसर मारना दो, खत्म कहानी, इतना झोल झाल पढ़ने का जरूरत कहां है। हिट एंड ट्राई, यू विल गेट द आंसर। इसका मतलब किधर गया रे, बी का 4, 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। ओम का नियम उत्पादक, भी समानुपाती आई। आवर्तित्र की बात करें सी हो जाएगा सर ऑसिलेटर वोल्टेज धारा संबंध। कूलॉम्ब का नियम की अगर हम बात करें तो ये किधर गया, डी का हो जाएगा संधारित्र। तो कुछ लोग इसमें क्या करेगा, देखो अब इसमें झोल क्या है, तुम कहेगा कि बहुत लोग जो कम जानता है बेसी गलती निकालता है, तुम कहेगा सर कूलॉम्ब का नियम वोल्टेज धारा संबंध हो जाएगा छोटा, ओम का नियम होता है वोल्टेज धारा संबंध, ओम का नियम वोल्टेज धारा संबंध हो जाएगा यहां अगर तुम मिलाओगे तो, लेकिन वो मिलेगा नहीं, क्योंकि ओम का नियम सर वोल्टेज धारा संबंध होगा तो फिर आवर्तित्र गड़बड़ा जाएगा, आंसर गड़बड़ा जाएगा। मामला है कर की है, देखो बोर्ड का वैसे थोड़ी सी गलती है इसमें, क्वेश्चन में होना यह चाहिए था, देखो क्वेश्चन में होना यह चाहिए था कि ओम का नियम वोल्टेज धारा संबंध तुम्हारे हिसाब से, उसके बाद आवर्तित्र फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए, कूलॉम्ब का नियम संधारित्र के लिए, आवर्तित्र हो जाएगा उत्पादक ऑसिलेटर। ये होना चाहिए था, रियल में इसका आंसर होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ए का होगा 3, रुक जा चला, बी का होगा बी का होगा 4, सी की अगर बात करोगे तो सी है कूलॉम्ब का नियम हो जाएगा सी 1, और डी हो जाएगा डी है ना, सी है ना आवर्तित्र हो जाएगा 2, और डी जो तुम्हारा है कूलॉम्ब का नियम ये हो जाएगा 1। ये रियल आंसर इसका होना चाहिए,
देखो तो ये आंसर है, ये आंसर देखो तो है। डी ए का 3 कहीं है, ए का 3 यहां है, बी का फिर 4 नहीं 2 कर दिया है। चलो ये मान भी लेते हैं, सी का फिर 4 हो जाएगा, डी का फिर 1 हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो गया। यहां पर देखो तुम एक का 3, एक का 3 और किसी में है ये नहीं है, सिर्फ इसी में है। एक का 3 जब तुम ई मारते हो तो डी का 1 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, यानी कूलम का नियम, कूलम का नियम संधारित्र सही है। लेकिन फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जब तुम करोगे तो बी का हो जाएगा 2, बी का 2 हो जाएगा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम उत्पादक हो जाएगा, और सी का हो जाएगा 4। आवर्तित्र की अगर बात करोगे तो ये एसी जनरेटर कभी नहीं हो। आवर्तित्र अचरूक, आवर्तित्र एसी जनरेटर, रुक रुक रुक, आवर्तित्र एसी जनरेटर हो गया ना। एसी जनरेटर को अल्टरनेटर भी कहते हैं, अल्टरनेटर भी कहते हैं। तो देखो अगर इसका बेस्ट एक्यूरेट आंसर में तुम जाओगे तो बेस्ट एक्यूरेट आंसर इसका ए का 3, बी, बी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यहां आ जाओगे तो ये हो जाएगा एसी जनरेटर। तो यहां हो, अगर ये 4 करते हैं तो नहीं कर रहा है, तो बी का 2 कर रहा है, 2 कर रहा है तो उत्पादक हो जाएगा। अब देखो हम तरह मिला देते हैं मामला, एक आंसर ठीक है कर लो, चला ज्यादा बेहतरी। बोर्ड की ही गलती है हमको लगता है, कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिसमैच कर दिया है बोर्ड ने। ओम का नियम, ओम का नियम ए है ना, इसका आंसर हो जाएगा 3, वोल्टेज धारा संबंध सही है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बचा बी, बी का हो जाएगा 4, एसी जनरेटर। आवर्तित्र सी, सी का हो जाएगा उत्पादक, ऑसिलेटर। कूलम का नियम हो जाएगा संधारित्र। आंसर चला ठीक ही कर लो, ज्यादा बेहतर आंसर ठीक कर लो, आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। ये तो एकदम आंसर बोर्ड ने भी दिया है यही, लेकिन चला मामला एक गड़बड़ है, मामला इसको ठीक करो, हम भी नहीं देख पाए थे। मामला एक ठीक कर लो, आंसर एक ठीक कर लो, सी फॉर कैट होगा, सी फॉर कैट होगा, होगा सी फॉर कैट। कितने लोग सर सी नंबर से सहमत है? 1 टाइप करेंगे, और जो लोग सहमत नहीं है 2 टाइप करेंगे। सहमत नहीं भी है तो आंसर सी होगा, ये मेरा आंसर है। बात होगी बोर्ड चला, तुमको किताबों में बी मिलेगा जो कि गलत है, आंसर सी कर लेना। कितने लोग सी से एग्री करते हैं सर? जल्दी ले 1 2 टाइप कर लीजिए सर। वेरी गुड, लगभग सभी लोग सी से एग्री कर रहे हैं, एक आध 2 को डिसएग्री है, वो एग्री हो जाओ ना, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक प्रेशर, ये चला थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक प्रेशर विद्युतीय दबाव समान होता है, तो सर देखिए इलेक्ट्रिक प्रेशर समान होता है वोल्टेज के, चालकता के, विद्युत धारा के, प्रतिरोध के। बता आंसर क्या होगा? 16 का आंसर बता, जल्दी बता 16 के आंसर। इलेक्ट्रिक प्रेशर समान होता है विद्युत धारा के। इलेक्ट्रिक प्रेशर किसके समान होता है? विद्युत धारा के। यू विल गेट द आंसर। अब वोल्टेज जो है ये आपका पोटेंशियल विभव के समान होता है, वोल्टेज विभव के समान होता है। अगला देखो चला, अगला क्वेश्चन कहता है बादलों का रंग सफेद डैश के कारण दिखता है। बादलों के कारण सफेद किसके कारण होता है? बताइए आंसर जल्दी से। तेरा चला पता नहीं है तो जॉब पक्का हो गया है, तनिए मेहनत करना है और बता आंसर की होगा। देखो हम तेरा बताते हैं, तुमको अगर ना देखो रंग, रंग किसी का भी कहे ना, पानी का रंग, बादल का रंग, समुद्र के पानी का रंग, फलना का रंग, चिलना का रंग, सूर्य का रंग, किसी का भी रंग कहे ना, एक के लाइन में आंसर मारना प्रकीर्णन। कहीं कोई झोल नहीं है, खाली अगर 7 रंग कहे तब मार देना वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन। 7 रंग में जब ये विभक्त करना कहे वर्ण विक्षेपण, न तो कहे तुमको पानी का रंग नीला, आकाश का रंग नीला, समुद्र के पानी का रंग नीला, सूर्य का रंग लाल, प्रकीर्णन आंसर मारना। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्षय, प्रकाश का क्षय। अब बता, पानी का रंग नीला, सूर्य का रंग नीला, समुद्र के पानी का रंग नीला, समुद्री पानी या बादल, कुछ भी कहे ना, इस सब का रंग जब ये कहे चला आंसर मार देना प्रकीर्णन। और 7 रंग कहे तो वर्ण विक्षेपण। जल्दी से लिख लो तो इसको, पानी का रंग नीला, सूर्य का रंग लाल, समुद्री पानी का रंग नीला, बादल का रंग नीला, ये कुछ कहेगा तो प्रकीर्णन आंसर मारना, और 7 रंग कहेगा तो वर्ण विक्षेपण आंसर मारना। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो हो राजा, लिखे लिखे हो, आंसर बताइए।
आंसर जब ये कोनो रंग कहे ना चला, आंख मूंद के बादल का रंग कह रहा है सफेद, नीलो कह सकता है। आंसर बता की होगा? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश विकिरण, परावर्तन, प्रकीर्णन। आंसर अपवर्तन में कहेगा तारे का टिमटिमाना। जितना भी सर आभासी बात होगा ना, आभासी, प्रतीत होना, जैसे कहेगा पानी में मछली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, सूर्य बड़ा प्रतीत होता है, पानी में डूबी लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, आभासी प्रतीत होता है। आंसर मारना अपवर्तन। मान लेगा रे, परावर्तन के कारण हम लोग देख पाते हैं, सब कुछ नहीं है। द नेक्स्ट वन इज तरंग का आयाम होता है। चला, तरंग का आयाम कथी होता है रे? ये तरंग है, इसका आयाम की बात कहेगा तो एकदम कुछ नहीं है। ये महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं रे जान हमर। ये जब महत्तम विस्थापन है इसी को आयाम कहते हैं। और ये खाली पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं होता है, निगेटिव डायरेक्शन में होता है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं होता है, खाली निगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव निगेटिव दोनों डायरेक्शन में जो महत्तम विस्थापन होगा उसी को आयाम कहते हैं। ये बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, महत्तम विस्थापन। इसी को बड़का लाइन बना के लिख देता है। देखो ना, हम थोड़ा दिखाते हैं कितना बड़ा लाइन बना के लिख दिया। ITI ट्रेड इलेक्ट्रिशियन बुक, अभी सर नहीं, बुक पे काम चल रहा है, दोनों मीडियम में आप तक पहुंचाएंगे सर। जल्दी से लिख लीजिए। हेलो क्लास में, रूम पे आइए। हो गया? कहते हैं जानवर कि पॉजिटिव में विस्थापन की निगेटिव में विस्थापन, महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। अब पढ़िए तो सर, तरंग का आयाम है तरंग के एक समयावधि में तरंग द्वारा तय की गई दूरी माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान से किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी। माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान ये हुआ, उसमें किसी भी डायरेक्शन में तय की गई जो महत्तम दूरी है, देख लो अधिकतम दूरी, इसको कहते हैं सर आयाम। एक सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी एक तरंग की लंबाई के बराबर। आंसर बता की होगा? आंसर बता। चला भाई जानू, जल्दी जल्दी बता आंसर। तो जोश देख के तो मां समझियो, जोश रहता वो जोश निकल जाता है। पेट झाड़ियों लगल रहता तो पूरा जोश में रहते हैं। तुम्हारी जोश जो देखते हैं ना, BCD जो लिखता है तुम, अच्छा रिमोट से न करना है, देखो रिमोट से कहां हो रहा है। हाँ, देखो बस ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन हम दिए हैं, एक आध को नॉर्मल रहना चाहिए। उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर इतना है? तो चला द्रव्यमान निकालना है, W बराबर mg लगा दो, m निकालना है तो W/g करने दो। एकदम सिंपल है, 196। ये हलवा तो हर सामने है 9.8। अब भागा दे, आंसर बता। आंसर बता ओए दुष्ट दानव, आंसर बता। बी फॉर बॉल। 20 आ रहा है क्या रे? 20 आ रहा है? 20 लो। उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार 196 न्यूटन है? अभी चलो न्यूमेरिकल का जो 2 चैप्टर बचा हुआ, हमको टाइम नहीं मिल रहा है। 2 चैप्टर, एगो लाइट बचा, एगो सिंपल हार्मोनिक मोशन, हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं आपके लिए, एकदम एग्जाम से पहले दे देंगे। बाद बाकी जो भी सर न्यूमेरिकल का हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें सारा वीडियो 1-2 दिन में ऐड हो जाएगा। सबका अलग अलग थंबनेल बना दिए हैं कि चैप्टर वाइज तुमको खोजने में दिक्कत नहीं हो, अनाधुन आराम से पढ़ते रहो, कहीं कोई समस्या। लेकिन 2 दिन के बाद, 2-3 दिन रुको, हम कर दे। अब 2 दिन कह रहे हैं, 3 दिन हो सकता है, लेकिन हम कर देंगे। देखो, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बता, आंसर की होगा? न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? जल्दी से लिखो। 1687 ईस्वी में लिखा रे। 1600 कितना ईस्वी में? 85 1600 कितना ईस्वी में रे? 87 ईस्वी में। आंसर बता की होगा? 20 का डी, 20 का हो जाएगा चला डी फॉर डॉग। और डॉग बोले तो कथी? कुत्ता। एक बार शॉर्ट रिवीजन कर देते हैं ताकि सर तुम्हारे दिमाग में छप सके। कहते हैं सर, गौर फरमाइएगा, ई तो W और mg पे बन जाएगा आपका तरंग का आयाम सर, माध्य स्थिति से महत्तम ऊपर या महत्तम नीचे, पॉजिटिव या निगेटिव दोनों में। बादलों का रंग, कभी भी रंग पूछे ना चला प्रकीर्णन मार देना आंसर। 7 रंग पूछेगा तब वर्ण विक्षेपण मारना। इलेक्ट्रिक प्रेशर कहे सर विद्युत धारा, कहीं कोई समस्या नहीं है। सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए, इसका आंसर ठीक कर लीजिएगा। C नंबर आंसर होगा। उसमें भी झोले है, लेकिन सर बोर्ड का क्वेश्चन है तो इसमें झोलने करना है। कांच की छड़, जब ये कहे ना रगड़, बैटरी, DC स्थैतिक, पोल, घर में AC गतिज। अगला
हीमोग्लोबिन में नहीं पाया जाता है, चला WBC, डैश में नहीं पाया जाता है WBC में। भोजन के पाचन में सर पाइसीकरण कहे, तोड़ना कहे, या रासायनिक ऊर्जा को सॉरी ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। अगला, पाचन के दौरान पाइसीकरण कहे, तोड़ना कहे, या एटमाइजेशन कहे, क्या बात है सर। अगला, केला में सर विटामिन बी होगा, सी हो जाएगा खट्टे फलों में, सी हो जाएगा खट्टे फलों में, ए हो जाएगा गाजर में, डी हो जाएगा सर सूर्य की रोशनी में। ऑक्टेव रूल कहां तक मान्य है सर? ऑक्टेव रूल मान्य है कैल्शियम तक सर, मात्र कैल्शियम तक मान्य है, थोरियम पर आकर समाप्त हो जाता है। इसका सर अवगुण यह है कि आयरन को निकेल कोबाल्ट से अलग रखा गया, एक ही वर्ग में एक से अधिक तत्वों को रख दिया गया। असंगत को चुनिए, असंगत को कैसे चुनना है चला तो सबको पता है, चला चांदी कहां से आ जाएगा, स्टील में तो मामला गड़बड़ेन हो जाएगा, तो यही असंगत है। शीतल पेय में सर H2O CO2 से अभिक्रिया करेगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा। आई सर 8 है तो अक्रिय गैस मार देगा। निम्नलिखित में सर अम्ल हम दुए को क्षार नहीं है, हमें यही दो को पूछेगा, C2H5OH या CH3OH। अल्फा बीटा गामा, हम बोले गामा की भेदन क्षमता सबसे अधिक, बाद में कुछ भी पूछेगा तो अल्फा सबसे ज्यादा, बीटा उससे कम, गामा उससे कम। परमाणुओं में प्राप्त ऊर्जा की अगर हम बात करें तो रासायनिक ऊर्जा, रेडियो सक्रिय तत्व कह देगा तो नाभिकीय ऊर्जा। एकदम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं सर। फास्फोरस की परमाणुकता 5 हो जाए, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा, चला। परिवर्तनशील संयोजकता कौन हो जाएगा? संक्रमण तत्व हो जाएगा। इसी में कहेगा कि बताओ उत्प्रेरक किसमें है, तो कहेंगे डी ब्लॉक में है, संक्रमण तत्व में है। इसी में तुमको कह देगा कि बताओ क्वाइनेज मेटल सिक्का धातु किसमें है, तो कहेंगे डी ब्लॉक में है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। मिलते हैं कल की कक्षा में इसी जोश और जुनून के साथ। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।